जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5वां है और देखिएगा 10 जनवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वह शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस सेट करिएगा। रात के 10 बजे जो है आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो हिंदी की क्लास से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि अगर आपने उस हिंदी के 10 भी प्रैक्टिस सेट लगा लिए ना, तब भी आप लोग जो है एक बार में सारी चीज़ें आप जो है रिवीजन कर जाएंगे। क्योंकि उसमें ये तो है नहीं कि एक साथ केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं कि वीडियो अपनी लंबी करने के लिए या सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि 20-22 मिनट की वीडियो होती है और उसमें वो 20 क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 40 क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए रात के 10 बजे जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है आप लोग उससे भी जुड़िएगा। और इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @सिलेक्शन मेंटर या लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने लोग भी आ गए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? काशी में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या श्रवण बेलगोला में? देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो यह मौर्य वंश का संस्थापक था। क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसने क्या हुआ अपने जीवन में, इसको देखो और भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसको एंड्रोकोटस कहते थे। क्या कहते थे? एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस भी कहते थे इसको। ठीक है, और इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता था, क्योंकि जब इसने घनानंद को मारा था तब इसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, भारत का मुक्तिदाता। इसने क्या हुआ अपने जीवन में, इसने क्या किया कि जैन धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? जैन धर्म को। तो इसने जैन धर्म की शिक्षा जो थी, जैन धर्म की शिक्षा, तो जैन धर्म की शिक्षा जो है इसने किससे ली? भद्रबाहु से। किससे ली? भद्रबाहु से। सारी चीज़ें आप लोग लिखते रहें, बोलते रहें तो जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि इसने संलेखना पद्धति से, किससे? जैन धर्म में एक होती है संलेखना पद्धति। अपने जीवन के अंतिम दिन जो है इसने भूखे रहकर एक गुफा में बंद होकर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग कर दिए। ठीक है, तो इसने कहाँ प्राण त्याग किए? तो श्रवण बेलगोला में। और श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से इसने अपने प्राण जो हैं वह त्याग दिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक एक, ठीक है, मेगास्थनीज आया था। ठीक है, मेगास्थनीज आया था और इसने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका। किसकी? इंडिका की। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बनता है और उसके बाद में अशोक। अच्छा, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने किसको हराया था? तो नंद वंश के घनानंद को। ठीक है, और इसी के टाइम पर जो सेल्यूकस था वो आया था, उसने युद्ध किया था। तो क्या हुआ था? इसने सेल्यूकस को हरा दिया था और उनकी बेटी हेलेना से विवाह कर लिया था। मतलब विवाह क्या कर लिया था? वो खुद अपनी बेटी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करके गए थे। हम लोग इसी में खुश कि वो तो मतलब भारत जीतने आया था, हमने उसकी लड़की शादी कर ली। लड़के इसी में खुश हैं। यूपी वाले हो फिर तो और खुश रहोगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी पूर्ण रूप से अफ्रीका से वापस कब आए हैं? देखिएगा गांधी जी जो होते हैं वो 1894 में या 1893 में अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी पूर्ण रूप से अफ्रीका से वापस कब आए? आए तो ये पहले भी थे, लेकिन पूर्ण रूप से पूछा है ना। तो देखिएगा पहली बात तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर
1869 को। ठीक है, कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। अच्छा, गांधी जी ने 1904 में अफ्रीका में क्या किया? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसकी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका छोड़ छाड़ के कतई पूरी तरीके से भारत आ गए। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और इस बार बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ होगा? फिर 1917 में इन्होंने क्या हुआ? तो गांधी जी जब भारत आ गए तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी? साबरमती आश्रम की स्थापना की। और इन्होंने में क्या किया? तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। तो कब? 1917 में। अच्छा, 1901 में भी गांधी जी जो थे वो आए थे भारत, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं आए थे। मतलब क्या होता था? अफ्रीका से घर आ जाते थे, फिर से घर अफ्रीका चले जाते थे। तब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1901 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पहली बार गांधी जी ने किसी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता दीनसा बाचा ने की थी, और यह अधिवेशन जो था वह कलकत्ता में हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और अध्यक्षता कब किए थे? तो 1924 में। कहाँ? बेलगांव, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा कि 1915 में जो थे वह गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पूर्ण रूप से अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18। बताइएगा। देखिएगा, अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब हमारी स्वतंत्रताएं जो हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, ऐसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो दोष सिद्धि में संरक्षण। ठीक है, दोष सिद्धि में संरक्षण। निजता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। और इसी में क्या है? विदेश घूमने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में ही क्या है आपको? विदेश घूमने का अधिकार। विदेश घूमने का अधिकार भी कहाँ से है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, इसके साथ में अनुच्छेद 18 में क्या है? तो कल ही हम बताए थे आपको, उपाधियों का अंत। क्या था? उपाधियों का अंत। ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो आपातकाल के समय जो होते हैं वो स्थगित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 व 21। अच्छा, अनुच्छेद 21 काम में क्या है? जल्दी से बताइएगा। अनुच्छेद 21 काम में क्या है? तो शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार। और यह कहाँ से हमने लिया है? सॉरी, यह कब हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। तब इसको जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है कि माउंट डायवालो चोटी कहाँ स्थित है? बताइएगा जल्दी से। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा या पुदुचेरी? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, माउंट डायवालो चोटी जो है वह अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा, अंडमान निकोबार की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। सर्वोच्च चोटी है या अंडमान निकोबार की? सर्वोच्च चोटी। ठीक है। अच्छा, कुल कितने द्वीप हैं यहाँ पर? कुल कितने द्वीप हैं अंडमान निकोबार में? तो
तो 572 कितने हैं? 572 जो है यहाँ पर द्वीप हैं। इसके साथ में यहाँ पर जो है दो ज्वालामुखी हैं। एक कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी। देखो तो एक यहाँ पर है बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी, और दूसरी कौन सी है? नारकोंडम। कौन सी है? नारकोंडम। ये ज्वालामुखी हैं दोनों, नारकोंडम ज्वालामुखी और ये बैरन ज्वालामुखी। आप इसको भी ज्वालामुखी ही कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वालामुखी। तो देखिएगा जो बैरन ज्वालामुखी है यह भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है? सक्रिय। और नारकोंडम कैसी है? तो सुषुप्त है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, 10 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोगों में से कोई एक बता दीजिए कि जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी कहाँ है और यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? अंडमान निकोबार की मुख्य भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा है बांग्ला। कौन सी है? बांग्ला। और अंडमान निकोबार का जो कोर्ट है वो कहाँ पर है? कलकत्ता में, ठीक है। तो यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? कलकत्ता में। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? रो टॉमिल्सन ने, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, या डगलस एंजलबर्ट ने, या क्रिस्टोफर सोलिस ने। देखिएगा, रो टॉमिल्सन ने ईमेल का आविष्कार किया। किसका किया? ईमेल का। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया, ठीक है। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्रिस्टोफर सोलिस जो हैं इन्होंने किसका आविष्कार किया? तो कीबोर्ड का। किसका किया है? कीबोर्ड का। सारे नोट करिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। इसके साथ में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? आप लोग बताइएगा, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? जल्दी से, ठीक है, पता हो। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहा जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहा जाता है? का जन्मदाता किसको कहा जाता है? बताइएगा। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर पता हो तो बताइएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पूछ रहे हैं, विश्व का नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, आंसर आने चाहिए थे। सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? तो सेमोर क्रे। क्या नाम था इनका? सेमोर क्रे। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता जो होता है वो विजय पांडुरंग भटकर, इनको कहा जाता है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम था परम 8, ठीक है, 8000, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर आप लोगों का सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। छठा प्रश्न है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, या फिर आइसोप्रोन का, या अल्फा कण का? तो देखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो एक समान होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की किसने की? तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे, ईंट पर नाच। बताइएगा, ईंट पर नाच। तो ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताइएगा। न्यूट्रॉन की है चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। प्रोटॉन की किसने की है? तो प्रोटॉन की है रदरफोर्ड ने। किसने की है? रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की आप लोग बताइएगा, ठीक है। टा से क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा, सही आंसर क्या होगा?
7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये 3D वाली बीमारी कौन सी है? डिमनेशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ये सम्मिलित हैं। ठीक है, तो किस बीमारी को जो है वो 3D कहा जाता है? स्कर्बी, ओस्टियोपोरोसिस या जेरोफ्थेल्मिया या फिर पेलाग्रा, बताइएगा। देखिएगा, स्कर्बी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी को क्या कहते हैं हम लोग? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वह विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी को क्या कहते हो? कैल्सीफेरॉल कहते हो। जेरोफ्थेल्मिया किसको कहते हैं? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेटिनॉल कहते हैं। और जो पेलाग्रा होता है यह विटामिन B3 की कमी से होता है। किसके? विटामिन B3 की कमी से होता है। और इसको क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। ठीक है, और किस बीमारी को 3D कहते हैं? तो पेलाग्रा को कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखो, मैंने एक साथ रिवीजन करा रहा हूँ। अगर भैया वीडियो पसंद आ रही है तो जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं, निवेदन है भैया साहब लोगों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान रोजगार और बेरोजगारी का सर्वेक्षण करता है? बताइएगा। नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, बताइएगा। तो देखिएगा, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है, यह भारत में रोजगार और बेरोजगारी का सर्वेक्षण करता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और NSSO की स्थापना कब होती है? तो 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब किसी को पता हो भैया नीति आयोग के उपाध्यक्ष और CEO का नाम लिखिएगा जल्दी से। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एकमात्र प्रधानमंत्री जिसके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान, यही तो नारा दिया था, जय किसान। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में। ताशकंद समझौता। ठीक है, फिर इनकी अगले दिन ही वहाँ क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जो कि आज भी रहस्यमयी है। गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं वह प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कौन बने? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और दोबारा फिर ये प्रधानमंत्री बने कार्यवाहक, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई उसके बाद भी इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं, बताइएगा वर्तमान में किस सीट से लोकसभा सदस्य हैं जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ठीक है, मनमोहन सिंह जी जो हैं यह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर किस पर देखे जा सकते हैं? तो भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं ये। फिर और बताइएगा, UGC के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और वित्त मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मनमोहन सिंह जी ने, जिसका क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह जी की एक पुस्तक है, उसका नाम याद रखिएगा, चेंजिंग इंडिया। हाँ, नरेंद्र मोदी जी कहाँ से हैं? तो वाराणसी से। कहाँ से इसमें सांसद हैं? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से।
ठीक है, प्रश्न सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि गंभीरा और धाली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। तो देखिएगा, जल्दी से बताइएगा। तो गंभीरा, धाली और बताइएगा जात्रा किस राज्य की है? तो पश्चिम बंगाल की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कौन सी नृत्य शैली है? एक तो स्वांग है और एक क्या है, चरकुला है। ठीक है, पंजाब में कौन सी होती है? जागो होती है। और तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में होती है कुंभी। कौन सी होती है? कुंभी। एक होती है कोलाट्टम। कौन सी होती है? कोलाट्टम। अच्छा, कर्नाटक में कौन सी है प्रसिद्ध नृत्य शैली? तो कर्नाटक की प्रसिद्ध नृत्य शैली है जिसका नाम है यक्षगान। क्या नाम है? यक्षगान। और एक कौन सी है? कुनिया, डोलू। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गंभीरा, धाली, जात्रा जो है यह पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। चलिए 11वां प्रश्न है कि सुंदरेश्वर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गोवा में या केरल में? तो देखिएगा, गोवा में तो हम आपको कल ही बताए थे, सिग्मो मनाया जाता है। और यहाँ पर एक सनबर्न महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में निमाड़ी महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? निमाड़ी। ठीक है, लोक रंग भी मनाया जाता है, लोक रंग। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में लावी मनाया जाता है और केरल में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। केरल में ओणम भी मनाया जाता है। ठीक है, अरट्टू भी मनाया जाता है। ठीक है, और क्या मनाया जाता है? विशु मनाया जाता है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक लिखी है किसने? खुशवंत सिंह ने, रोहिंग्टन मिस्त्री ने, शशि थरूर ने या विक्रम सेठ ने? तो देखिएगा, खुशवंत सिंह जी जो हैं इन्होंने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ये इन्होंने लिखी है। जो आपके रोहिंग्टन मिस्त्री हैं इन्होंने लिखी है अ फाइन बैलेंस। लिख लीजिएगा सारी पुस्तकें, अ फाइन बैलेंस। शशि थरूर जी ने ही द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगी। और शशि थरूर जी ने कौन सी लिखी है? तो द इरा ऑफ डार्कनेस। द इरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये भी इनकी याद रखिएगा। और इन्होंने एक लिखी है वाई आई एम हिंदू, ये भी इनकी है। अच्छा, विक्रम सेठ जी के द्वारा द गोल्डन गेट लिखी गई है। द गोल्डन गेट, याद रखिएगा आप लोग। सही है, सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शशि थरूर जी ने द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखी है। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के अलावा निम्नलिखित में किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? बताइएगा। भारत के अलावा किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? मालदीव, सिंगापुर, म्यांमार या बांग्लादेश? तो देखिएगा, तमिल जो है वह दो देश में आधिकारिक रूप से चलती है। एक तो सिंगापुर और दूसरी श्रीलंका। दोनों जगह इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन दोनों देशों की क्या है? आधिकारिक भाषा है तमिल। ठीक है, अब देखो, तमिल लैंग्वेज जो है वह भारत की सबसे पुरानी यह भाषा है। सबसे पुरानी। और यह कैसी है? शास्त्रीय भाषा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 2004 में। कब मिली? 2004 में। अच्छा, भारत के किन राज्यों में तमिल बोली जाती है? तो एक तो कहाँ? तमिलनाडु में। और दूसरा किस राज्य की है? तो पुदुचेरी की। कहाँ की है? पुदुचेरी की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कौन कौन सी?
तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और सबसे अंत में कौन सी जोड़ी गई? उड़िया। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किसके द्वारा भेजा गया? तो सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि भारत के लिए ओलंपिक खेलों में सबसे पहले पदक किसने जीता? राज्यवर्धन राठौर, अभिनव बिरुंदा, कर्णम मल्लेश्वरी या केडी जाधव? बताइएगा। देखिएगा, राज्यवर्धन राठौर जी जो हैं, भारत के लिए पहला रजत पदक, भारत के लिए पहला रजत पदक, ठीक है, किसने जीता था? तो राज्यवर्धन राठौर जी ने जीता था। कब? वर्ष 2004 में, जब ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? एथेंस में। ठीक है, जो अभिनव बिंद्रा जी जो थे, इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। कब? जो बीजिंग ओलंपिक हुआ 2008 में। कर्णम मल्लेश्वरी जो जीती थी, इन्होंने भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कोई पदक जीता, भारत की पहली महिला पदक जीतने वाली, पहली महिला पदक जीतने वाली। और कौन सा पदक जीता था इन्होंने? तो कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक जीता था। और कब? तो 2000 में, सन 2000 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। और केडी जाधव जो थे, इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता था। और वो पदक कौन सा था? कांस्य पदक था। कौन सा पदक था? कांस्य पदक था। और कब? 1952 में। कब जीता था? 1952 में भारत ने पहला कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के लिए पहला रजत पदक जो है कौन सी महिला जो है भारत के लिए सबसे पहले रजत पदक जीती थी? तो पीवी सिंधु 2016 में रियो ओलंपिक में जीती थी। ठीक है, चलिए सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थापित किया गया है? रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी या गैरसैंण? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसको नैनीताल से हटाकर अब कहाँ कर दिया गया है? तो हल्द्वानी कर दिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है? तो 214 में है। कहाँ है? 214 में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद के अंदर है। राजस्थान का कहाँ है? तो जोधपुर में है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ये राजधानी से अलग हैं, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 24 जनवरी। तो देखिएगा, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल शिक्षा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 12 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, नर्स दिवस जो होता है इसको मनाते हैं। 5 जून को तो इन्वायरमेंट डे। ठीक है, क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे। और 9 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो हम 9 सितंबर को जो है वह हिमालय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिमालय दिवस। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? बताइएगा जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा?
जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ कहाँ था? तो अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? 2021 में हुआ है, 2020 वाला। तो कहाँ पर हुआ था, जल्दी से बताइएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे ये, और ये टोक्यो में जापान में हुए थे। ठीक है। तो भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अवनी लेखरा जो जीती, ये क्या थी? समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। किसमें? समापन समारोह में। ठीक है। अच्छा, अवनी लेखरा जी ने ही पैरा ओलंपिक में सबसे पहले क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक। और भाविना बेन जो हैं, इन्होंने भारत के लिए सबसे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता। क्या जीता भैया? रजत पदक जीता। ठीक है। अच्छा, जो हमारी पलक कोहली जी हैं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, अगर मैंने नाम लिखा है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइएगा। जो पलक कोहली जी जो हैं, यह टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है, भारत की ओर से भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। सबसे युवा खिलाड़ी। कौन से गेम से संबंधित थी ये? तो बैडमिंटन से। मात्र 19 वर्ष की आयु में इन्होंने इसमें भाग लिया। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 18वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा उड़ान योजना कब शुरू की गई? जल्दी से बताइएगा। उड़ान का मतलब क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। उड़ान जो लिखा जाएगा हिंदी में तो ऐसे है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। तो यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 27 अप्रैल 2017 को यह योजना शुरू की गई थी। 1 जनवरी 2019 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और यह योजना कहाँ से शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। फिर 22 जनवरी 2015 को कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यह कहाँ से शुरू हुई थी? तो हरियाणा के पानीपत से। ठीक है। और 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना। कौन सी? उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी कब? 1 मई 2016 को। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। और उज्ज्वला योजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से। ठीक है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से, जहाँ से उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम जिला, जहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। बताए हैं ना? ठीक है। बलिया से ही कौन संबंधित है? चित्तू पांडे, जिनको क्या कहा जाता था? बलिया का शेर कहा जाता था। इन्होंने यहाँ पर समांतर सरकार गठित कर दी थी। तो 18वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? बताइएगा भैया। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। विराट कोहली, कीरोन पोलार्ड, जेम्स एंडरसन या स्टीव स्मिथ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो विराट कोहली हैं, ठीक है, या क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे और T20, 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं। कैसे बने हैं? पहले भारतीय। और विश्व में दूसरे खिलाड़ी बने हैं, क्योंकि इनसे पहले रॉस टेलर जो हैं वो खेल चुके हैं। 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं कीरन पोलार्ड, या कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के। ठीक है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। जेम्स एंडरसन जो हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और 950 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। मतलब इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, 950 विकेट जो हैं सबसे जल्दी इन्होंने ले लिया है। स्टीव स्मिथ जो हैं, यह टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के हैं। 8000 रन, कितने? 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। अब तक सबसे ज़्यादा जल्दी अगर किसी ने टेस्ट में 8000 रन पूरे किए हैं तो वो स्टीव स्मिथ ने किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए
20वां प्रश्न है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, आनंद कुमार, साइरस पूनावाला, बालकृष्ण दोषी या रुमाना सिंह सहगल। अब देखिएगा, आप लोग जैसे कह रहे थे ना कि नए नए पुरस्कार जो बहुत सुने नहीं होते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि ऐसे भी अभी पुरस्कार जो है एक प्रश्न ऐसा लाएं तो जिसमें मैं 4 आप लोगों के कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, तो स्वामी ब्रह्मानंदम पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? आनंद कुमार को। ठीक है, या क्या है? सुपर 30 कोचिंग के संचालक हैं। ठीक है, सुपर 30 कोचिंग के संचालक हैं, और या कहाँ के थे? तो बिहार के। ठीक है, जो आपके साइरस पूनावाला हैं, या कौन है? तो पहले आप लोग यही कोई बता दीजिएगा। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट था उसके ये अध्यक्ष हैं। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है बताइएगा? तो इनको दिया गया है लोकमान्य तिलक, लिख लीजिएगा आप लोग इनको, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, 2021। आपके जो बालकृष्ण दोषी जो हैं, इनको ब्रिटेन के द्वारा, यूके के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, रॉयल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये पहले भारतीय वास्तुकार हैं जिनको रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है। अच्छा, जो रुमाना सिंह सहगल हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है कौन सा? जल्दी से बताइएगा। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, मानवतावादी पुरस्कार। ठीक है, 2021 किसको सम्मानित किया गया है? रुमाना सिंह सहगल को सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। देखिएगा, बाकी आप लोग जो हैं आज के प्रश्न हमारे ख़त्म होते हैं। भैया जो लोग वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। लिंक कॉपी करके आपके जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, अपने मित्र मंडली हैं, उनमें शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दीजिएगा। बाकी रात के 10 बजे आप सभी लोग कतई भरपूर मेहनत से पूरे जोश के साथ में तैयार रहिएगा। हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है ना, जीडी में आपको जीरो से हीरो ना बनाए तो अब आप कहिएगा, जीडी में जीरो से हीरो ना बनाए तब आप लोग कहिएगा। फिर आप लोग कहेंगे हाँ वो क्लास जो थी वो मज़ेदार थी। ठीक है, तो भैया रात के 10 बजे हिंदी की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से रात के 10 बजे। बाकी तब तक आप लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह आप लोग शेयर करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं रात के 10 बजे। जय हिंद।